जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं डाइजेशन, जिसे हिंदी में पाचन क्रिया कहते हैं। डाइजेशन की परिभाषा तो हम ऐसे लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज के अनुसार कि जब भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसे ही हम पाचन क्रिया कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि पाचन क्रिया में मुख्यतः कौन कौन से अंग हैं जो महत्वपूर्ण है पाचन क्रिया के यानी भोजन को पचाने में। तो आइए समझते हैं इमेज के माध्यम से। यहाँ पर इमेज तो हमारा क्लियर नहीं है, इसलिए हम दूसरे इमेज को यूज कर रहे हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें वही सभी अंग दिखाए गए हैं जो पाचन क्रिया से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिह्वा, जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ये आप देख सकते हैं मुंह, जिसे मुख गुहा कहा जाता है। आगे यह मुख से आगे कनेक्ट रहता है ग्रसिका, यानी जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। आगे देखते हैं इसका जो भाग है ग्रास नलिका से कनेक्ट रहता है क्या, आमाशय। ये वाला पूरा पार्ट है आपका क्या, आमाशय। और आमाशय के जस्ट बगल में ही यहाँ पर एक लीवर कनेक्ट रहता है। लीवर से पित्ताशय जो आता है वो यहाँ पर कनेक्ट रहता है, और जहाँ पर पित्ताशय कनेक्ट रहता है उसी के जस्ट नीचे उसके बगल में पैनक्रियाज भी कनेक्ट रहती है इस ओर से। यहाँ पर जहाँ पर हमने सर्कल रखा है यहाँ पर अग्न्याशय, इसे इंग्लिश में हम पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं। यहाँ पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय कनेक्ट रहता है किससे, आहार नलिका से, ठीक, या कहें आहार नाल से, ठीक। आगे जब आते हैं तो यह छोटी आंत जो हो जाती है, इसे हम छोटी आंत आप देख सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, जो पतली पतली नसें दिखाई गई हैं यहाँ पर जहाँ पे हमारा सर्कल है, तो इसे हम कहेंगे छोटी आंत। और जब यहाँ से जब सर्कल देख सकते हैं, सर्कल हमारा कहाँ पहुँचा है, तो इस मोटे भाग को हम बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आइए समझते हैं इसमें कैसे किस प्रकार से पाचन का स्टार्टिंग होता है। जैसे ही हम भोजन को मुख में रखते हैं तो दांत से पहले हम क्या करते हैं, यानी कचरते हैं, जिससे दांत संभाल के करता है उस भोजन को थोड़ा सा महीन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और इसी माउथ यानी मुंह गुहा में एक सलाइवा ग्लैंड होती है, सलाइवा ग्लैंड होती है, जिसके थ्रू टाइलिन एंजाइम वगैरह आकर हमारे भोजन में मिल जाते हैं, जिससे आगे हमारे भोजन में क्या होता है, पाचन होने में सहायक होता है। तो जब मुख से आगे बढ़ता है तो ग्रास नलिका से होते हुए हमारा भोजन डायरेक्ट यहाँ आमाशय में आता है। आमाशय की अब 3 पार्ट हैं। पहला है कार्डियक, और दूसरा है फंडिक, और तीसरा है पाइलोरिक। अब पहले पार्ट जो है कार्डियक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा खाना आता है इसमें HCl का श्रवण होता है। किसके, ब्रूजर ग्रंथियों के द्वारा इसमें HCl का श्रवण होता है, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, जो भोजन हमारा सड़ने से बच जाता है। किसमें, आमाशय के फर्स्ट पार्ट जो कार्डियक कहलाता है, इसमें HCl का श्रवण होता है, जिससे हमारा भोजन सड़ने से बच जाता है। अगला इसका पार्ट है फंडिक। फंडिक में क्या होता है, जैसे हमें भूख का जो एहसास होता है उसमें इसी के थ्रू कनेक्ट होता है, यानी इसी के थ्रू हम जान पाते हैं कि हमें भूख लग रही या एहसास दिलाता है। इसमें होता है क्या, फंडिक में रुचि होते हैं जो स्टैंड यानी खड़े होते हैं जब हमें भूख लगती है तब। जैसे हम कभी काम करते हैं बहुत ज़्यादा और हमें भूख लग जाती है, उस समय रुचि बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है। अचानक हम भोजन नहीं करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तो अचानक पेट में बहुत ज़्यादा अचानक दर्द हमें महसूस होता है, जिसे हम दाब के बैठ जाते हैं। तो वही रुचि होते हैं, स्टैंड रहते हैं, जैसे ही वो पानी पाता है तुरंत नॉर्मल हो जाता है, इसलिए हमें धक्का जैसी महसूस होता है। आगे आता है हमारा यानी पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या है ना, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन जो है दूध का पाचन करता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा कनेक्ट रहता है लीवर से। लीवर से आता है हमारा क्या, पित्त, जो है भोजन को क्या करता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है, ठीक। और आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें लिखा है अग्न्याशय, यानी ये है आपका क्या, अग्न्याशय का पार्ट। अग्न्याशय में 3 प्रकार के अग्न्याशिक रस जो है मिलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। कौन कौन से, लाइपेस, एमाइलेस और ट्रिप्सिन। ये 3 अग्न्याशिक जो रस होते हैं वह कहाँ निकलते हैं, आके हमारे यही आहार नलिका से कनेक्ट रहते हैं, जो हमारे भोजन को पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। अब उसके बाद जो कनेक्ट रहता है वह हमारी छोटी आंत होता है। छोटी आंत में ही, छोटी आंत को ही हम
संपूर्ण कह सकते हैं संपूर्ण पाचन क्रिया, संपूर्ण आहार नाल की पाचन क्रिया के नाम से जाने जाते हैं। मतलब भोजन पूरी तरह से छोटी आंत में ही पच जाता है। अब छोटी आंत में जब आएंगे, जो ये महीन महीन नसें या नस टाइप दिखाई देती हैं, ये नली हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, छोटी आंत। और छोटी आंत में जो है 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डियोडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। जो डेडुनम होता है, यानी डेडुनम से जो है 2 प्रकार के क्या बोलते हैं, श्रवण होते हैं। क्या होते हैं, श्रवण, यानी 2 प्रकार के उसका श्रवण करती है, जो हमारे भोजन को पाचन क्रिया में सहायक होती हैं। पहला है कोलोसिस्टोकाइनिन और दूसरा है सिक्रेटिन। जो कोलोसिस्टोकाइनिन होता है, यह पित्त को निकालने में सहायक होता है। जैसे यहाँ से पित्त निकला था, तो इसको निकालने के लिए कोई मदद करेगा, कोई सूचना भेजेगा, तो वह कौन भेजता है, कोलोसिस्टोकाइनिन तुरंत मैसेज करता है यकृत की, भैया आप यकृत हमें क्या दो, थोड़ा सा अपना पित्ताशय दीजिए यहाँ पर, ताकि भोजन हमारा क्या हो, पाचित हो सके। आगे आता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन भी क्या करता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है। जैसे ही भोजन आता है तो अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज को संदेश देता है कि पैंक्रियाज भैया हमें क्या दीजिए, आप अपना क्या कर दिए, अपना जो है पाचन क्रिया हमें दीजिए, जो जिसे हम लेट के नाम से जानते हैं। ये होता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो इन दोनों का संदेश देने के लिए कौन करता है काम, छोटी आंत का डेडुनम का कार्य होता है कि अग्न्याशय और यकृत से क्या करे, पाचन या कहें पाचन रस को निकाल कर भोजन में मिक्स कर दे। अब आता है छोटी आंत का सेकंड भाग जेजुनम। या जेजुनम क्या करता है, पूरे छोटी मिडिल पार्ट में क्या करता है, छोटे आंत के मिडिल पार्ट में पूरे भोजन को बिखेर देता है, जिससे क्या हो, पूरी तरह से मिल जाए, उसमें सभी प्रकार से मिल जाए और छोटे छोटे अणुओं में वह टूट जाए। आगे आता है इलियम। इलियम में क्या होता है, इलियम में ही इरिप्सिन एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। यहीं पर हमारा क्या होता है, पूर्ण रूप से भोजन पाचित हो जाता है। जैसे ही छोटी आंत में पूर्ण रूप से यानी कह सकते हैं इलियम में पाचित होने के बाद बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि भोजन का पाचन बड़ी आंत में नहीं होता है। पूर्ण पाचन जब हमारे भोजन का छोटी आंत में हो चुका है, तो ऑब्वियसली है कि बड़ी आंत में पाचन नहीं होगा। यानी बड़ी आंत का काम है कि उस पचे हुए भोजन को स्टोर करे। तो बड़ी आंत का क्या है, पानी को और जो पचा हुआ भोजन है, इन दोनों को स्टोर करके कौन रखेगा, बड़ी आंत। उसके बाद जब बड़ी आंत स्टोर करके रखता है, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गुदा द्वारा हम क्या करते हैं, उस मल परित्याग को हम त्याग देते हैं। तो इसी सिस्टम से हमारा भोजन जो है पचता है, और पचने के बाद हम क्या करते हैं, मल परित्याग देते हैं। तो आइए समझते हैं इसका थ्योरी सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है। ये तो हम एक फिगर के अनुसार देख लिए हैं कि इसमें कौन कौन से अंग हैं जिनके जो इसमें पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। आइए समझते हैं थ्योरी सेक्शन। हम आ गए हैं थ्योरी सेक्शन डाइजेशन का। पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला है अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, दूसरा है पाचन यानी डाइजेशन, तीसरा क्या है, अवशोषण जो होता है ऑब्जर्प्शन, और चौथा है स्वांगीकरण एसिमिलेशन, और पांचवा होता है मल परित्याग। दोस्तों पहले का मतलब है कि अंतर्ग्रहण जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, दूसरे का होता है पाचन, और तीसरे का होता है कि उस बचे हुए भोजन से जो हमारे शरीर को आवश्यकता है वो एब्जॉर्ब करेगी यानी निकाल लेगी। चौथा है कि हमारे शरीर के थ्रू उस भोजन को पचाने में जो भी क्या कहते हैं लगेंगे, उसमें जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन वगैरह जो अग्न्याशिक रस निकलेंगे, वो हमें क्या करेंगे, स्वांगीकरण यानी हमें उसमें मिलाना रहता है। और पांचवा क्या रहता है, मल परित्याग, यानी इस पांच जो है अवस्थाओं से क्या होता है, हमारा भोजन संपूर्ण जो है तरीके से पच जाता है। आगे आइए दोस्तों देखते हैं। जल एवं एंजाइम के माध्यम से भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। इसका डिफिनेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जी आप देख सकते हैं, जल एवं एंजाइम के माध्यम से
भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। आगे देखते हैं, संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 से 12 मीटर होती है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर जो माउथ के ऊपर हम सर्कल रखे, यहाँ से आहार नाल की लंबाई लेकर यहाँ तक आता है आहार नाल, यानी ये ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, आमाशय के बाद होता है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद गुदा द्वार तक हमारा क्या होता है? आहार नाल होता है। यानी माउथ से लेकर गुदा द्वार तक क्या होता है? आहार नाल। इसकी लंबाई कितना होता है? संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 से 12 मीटर होती है, जिसे अगर फीट में हम औसतन कहें तो यह लगभग 32 फीट के आसपास होती है। इसमें सबसे बड़ा भाग जो होता है वह छोटी आंत का माना जाता है, जिसकी लंबाई 7 से 8 मीटर की होती है। जो छोटी आंत होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ हमारा सर्कल रखा हुआ है, यह छोटी आंत होती है। और संपूर्ण आहार नाल के सबसे बड़ा भाग जो होता है वह छोटी आंत का होता है। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों नोट क्या है। ग्रास नली एवं बड़ी आंत जो है हमारे आहार नाल के दो ऐसे भाग हैं जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। यानी हम आपको फिगर में दिखाएं तो जहाँ पर हम सर्कल रखे हैं, यानी ग्रास, ये ग्रस नलिका जिसे कहते हैं, और ये जो बड़ी आंत है इसमें क्या होता है कि भोजन का पाचन नहीं होता है। दो चीज़ों में भोजन का पाचन नहीं होता है, पहला ग्रास नलिका या ग्रसिका में, दूसरा कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा से प्रारंभ होता है। हमने आपको बताया था कि माउथ से यानी मुख गुहा से प्रारंभ होता है। जैसे हम दांत से ही उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसके आगे ही हम वहाँ पर माउथ में ही टाइलिन एंजाइम को जो है उसमें मिक्स कर देते हैं स्लाइवा ग्लैंड के थ्रू, जब माउथ मुँह में निकल के आता है। मुख गुहा में सबसे पहले टाइलिन एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसके बाद भोजन ग्रास नली से सीधे सरकता हुआ हमारे आमाशय में पहुंचता है, जहां पर HCl का स्रावण होता है। इसको तो हम फिगर में समझ लिए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है, जिससे हमारा भोजन सड़ने से बच जाता है और हानिकारक जीवाणुओं से इसकी रक्षा भी होती है। इसको तो फिगर में हमने समझ लिया है दोस्तों। आगे देखते हैं नोट क्या है। आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय की कौन सी कोशिकाओं से? ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से HCl का क्या होता है? स्रावण होता है। नेक्स्ट नोट जो दिया है, आमाशय में दो प्रकार के क्या होते हैं? आमाशय में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कौन कौन से हैं एंजाइम? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन जो है वह किसमें एंजाइम पाए जाते हैं? आमाशय में। आइए दोस्तों इसके बारे में और देखते हैं आगे। पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन दूध का प्रोटीन केसिनोजिन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेरोक्सिनेट केसिन के रूप में बदल देता है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा भोजन पक्वाशय में पहुंचता है, जिसे हम डियोडेनम कहते हैं, जहां पर हमारे अग्न्याशय यानी पैनक्रियास से आकर अग्न्याशयिक रस मिलता है, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम जो है वह ट्रिप्सिन है। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। और दूसरा एंजाइम है एमाइलेज। यह मंड या स्टार्च का पाचन करता है। मंड या स्टार्च हम उसे कहते हैं जो हमारे गेहूं के ऊपर के जो छिलके होते हैं, जिसे हम चोकर अपनी भाषा में कहते हैं, उसे हम मंड या स्टार्च कहते हैं। और अगर दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो जो मक्के या भुट्टे का जो छिलके होते हैं अंदर के, उन्हें हम मंड या स्टार्च कहते हैं। दोस्तों यह जो है मंड और स्टार्च भी हमारे भोजन में होना आवश्यक है, जिससे हमारा क्या हो, डाइजेशन सिस्टम अच्छे से हो सके, यानी डाइजेशन हमारे भोजन का अच्छे से हो सके। यदि आप मैदा का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, जो बहुत महीन है, उसका यूज करेंगे यानी खाने पीने में, तो डाइजेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इसलिए आटा को बहुत महीन भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा एंजाइम है वह लाइपेज है। यह वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? यह वसा का पाचन करता है। अगला देखते हैं नोट क्या लिखा है। लाई खाने से वसा नहीं बढ़ती है। आइए मतलब दोस्तों आगे देखते हैं। ये जो नोट जो भी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं उन्हें विशेषकर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कहीं ना कहीं इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं।
आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा भोजन छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत हिंदी में कहते हैं, जहाँ पर हमारी छोटी आंत में ब्रूजर ग्रंथियाँ, छोटी आंत में कौन, ब्रूजर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के आतई रस का स्रवण करती हैं, जिसमें भोजन को पूर्ण रूप से पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। ये फिर भोजन के टुकड़ों को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। किसको, भोजन के सरल अणुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जो इसमें फर्स्ट है, इसका मतलब भोजन का कौन किस में टूटता है, इसको हम समझते हैं। सुक्रोज जो है, ये सुक्रोज जो है यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। माल्टोज जो होता है ग्लूकोज के सरल अणुओं में टूट जाता है। लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज एवं गैल्क्टोज के सरल अणुओं में टूट जाता है। इसके बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया था, सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है। इसकी वीडियो तो हम इसके पहले वाले यानी पहले वाले या दूसरे वाले लेक्चर में हमने बात किया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इरेप्सिन एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम इसे पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पर हमने बताया था, यह छोटी आंत का थर्ड पार्ट में पाया जाता था। कहाँ पर, इलियम पाले पार्ट में पाया जाता था। कौन, इरेप्सिन एंजाइम। ठीक, यह प्रोटीन को सरल अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। किसको, प्रोटीन को जो है सरल अमीनो अम्लों में तोड़ देता है, जिससे यहाँ पर हमारा क्या होता है, भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आंतई लाइपेज यानी इंटेस्टियल लाइपेज यानी बड़ी आंत यहाँ पर दिया है। इस भाग में भोजन का पाचन होता है, यानी छोटी आंत के ही बारे में बता रहा है यहाँ पर। आंतई लाइपेज के बारे में थोड़ा सा अंदर के बारे में से बताया है। इस भाग में भोजन का पाचन होता है और इस भाग में सिर्फ जल का अवशोषण कोलोन कोशिका के द्वारा होता है। बड़ी आंत, यहाँ पर बड़ी आंत भी दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग मलाशय को माना जाता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग मलाशय को माना जाता है, जहाँ पर भोजन काफ़ी समय तक इकट्ठा रहता है। यानी बड़ी आंत में हमारी भोजन क्या रहता है, काफ़ी देर तक इकट्ठा रहता है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद यह गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। बड़ी आंत से जुड़ी एक संरचना होती है जिसे हम कीम रूपी परिशिष्का कहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वह कीम रूपी परिशिष्का, जिसको हम बताना थोड़ा सा भूल गए थे। इसमें समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, यह होती है कीम रूपी परिशिष्का, जिसे हम नॉर्मली भाषा में अप्रेंटिस कहते हैं। ये जो छोटा सा भाग निकला हुआ है, यह किससे कनेक्ट रहता है, बड़ी आंत से कनेक्ट रहता है। कौन, कीम रूपी परिशिष्का। यह क्या होता है, कभी कभी मानव में अचानक जब इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, यानी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सूजन आ जाता है, या कहीं कोई इन्फेक्शन आ जाता है, किसमें, अप्रेंटिस में, या कहीं कीम रूपी परिशिष्का में, इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि इसका जो है ऑपरेशन करके निकाल दिया जाना। इसका बहुत ज़्यादा हमारे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इसलिए हमारे शरीर से इसको निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के माध्यम से। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हम यहाँ तक पढ़ लिए थे। मांसाहारी जंतुओं में इसका कोई काम नहीं होता है। शाकाहारी जंतुओं में यह सेल्यूलोज का पाचन करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुख गुहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दांतों के या दांत से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जिसमें 20 दांतों का पुनः स्थापन होता है, यानी स्थापन का मतलब 20 दांत ऐसे हैं जो आपको पुनः निकलेंगे, दोबारा विकसित होंगे, जिन्हें अस्थायी दांत, यानी इन 20 दांतों को हम अस्थायी दांत कहेंगे, क्योंकि यह दोबारा भी निकलते हैं। यह बच्चों के दांत के नाम से जाना जाता है। इसको हम अस्थायी दांत या बच्चों के दांत के नाम से जाना जाता है। बच्चों के दांत के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह बच्चों की अवस्था में ही यह 20 दांत क्या होते हैं, पुनः स्थापन यानी पुनः विकसित होते हैं। ठीक, 12 दांत मनुष्य के जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, जिन्हें स्थायी दांत के नाम से जाना जाता है। 12 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, जिन्हें स्थायी दांत के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कार्य एवं संरचना के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः कृंतक, अगला है रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला कौन है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। आइए दोस्तों इसको देखते हैं इसके बारे में।
कृंतक जो होता है हमारा क्या होता है, पहले काटने का काम करता है। जैसे केला है, सेब है, अंगूर है, इन सबको काटने का जो काम होता है, मेन आगे वाले भाग से जो काटने का काम होता है वो कृंतक का काम है, इसीलिए इसका नाम कृंतक रखा गया है। रदनक हम उस दांत को कहेंगे जो हमारे नुकीले होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉर्नर में, माउथ के कॉर्नर में नुकीले दो ऊपर होंगे, दो नीचे होंगे, तो उसी को रदनक कहेंगे। रदनक उस जगह पर यूज करेंगे जैसे हमें क्या बोलते हैं, मक्के को नहीं, यानी गन्ने को हमें छीलना है, गन्ने को हमें माउथ से छीलना है। जो हम देसी लड़का जो होते हैं वो रदनक के यूज से गन्ने के ऊपरी भाग को हम यानी क्या है उसके छिकला जो है निकाल देते हैं। किससे? रदनक का यूज कर, रदनक दांतों का यूज कर उसको निकाल देते हैं। या कहें किसी धागे को काटना होता है तो रदनक दांत का यूज किया जाता है। अग्र चवर्णक और चवर्णक, चवर्णक का जो मेन काम होता है वह पीसने का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, और जो होता है जो अग्र चवर्णक का जो काम होता है वह चबाने का और चवर्णक का काम पीसने का। यानी अग्र चवर्णक क्या करेगा, किसी चीज को चबाने का, भोजन को चबाने का कार्य करती है, और चवर्णक क्या करती है, उस भोजन को एकदम पीस देती है यानी महीन कर देती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, कृंतक दांतों की संख्या मनुष्य में 8 होती है जो भोजन को काटने का कार्य करती है। हमने आपको पहले ही बताया है कि कृंतक का कार्य क्या है कि यह भोजन को काटती है। मेन प्रश्न आपको यहाँ से उठाएगा कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी है, संख्या ही पूछता है दोस्तों डायरेक्ट। तो संख्या कितनी है कृंतक की? 8 है। कितनी? 4 ऊपर 4 नीचे, इसलिए कृंतक दांतों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, नर हाथी में पाए जाने वाले नर हाथी के दांत मनुष्य के कृंतक दांतों के रूपांतरण है। नर हाथी में जो दांत पाए जाते हैं वह मनुष्य के दांत यानी कृंतक के रूपांतरण ही रहते हैं, यानी इन्हीं के सेम जैसे होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, रदनक दांतों की संख्या मनुष्य में 4 होती है। जो रदनक दांत होते हैं 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं, जो नुकीले टाइप होते हैं उसे हम रदनक कहेंगे। जो भोजन को क्या करेगा, चीड़ने फाड़ने का काम करेगा। भोजन के क्या करेगा, चीड़ने फाड़ने। जैसे हम कोई गन्ना को चीड़ने फाड़ने का काम करते हैं, उसका छिलका निकालते हैं, तो उस जगह पर हम किस दांत का यूज करेंगे, रदनक दांतों का यूज करेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, तो हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 होती है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शाकाहारी जंतुओं में ये दांत नहीं पाया जाता है, जबकि मांसाहारी जंतुओं में ये दांत पुनर्विकसित होते हैं। यानी शाकाहारी जंतुओं में ये दांत कौन, रदनक नहीं पाए जाते हैं, जबकि मांसाहारी जंतुओं में यह यानी दोबारा से भी विकसित होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अग्र चवर्णक दांतों की संख्या मनुष्य में 8 होती है। इसको भी आपको याद करना है कि कितने होते हैं। अग्र चवर्णक जो हमारे चवर्णक का क्या काम होता है, भोजन को चबाने का काम होता है, उसकी संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ये बच्चों में दांत नहीं पाए जाते हैं। बेसिकली जो बच्चे की उम्र यानी जो है कहें कि 4-6 साल के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में क्या होते हैं, अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, चवर्णक दांतों की संख्या मनुष्य में 12 होती है। चवर्णक यानी जो पीछे वाले भाग जो होते हैं हमारे, जो चौहड़ होते हैं उन्हें चवर्णक कहते हैं, और चवर्णक के जस्ट थोड़ा जो आगे लगे रहते हैं उन्हें अग्र चवर्णक। यानी चवर्णक एकदम पीछे लगा रहता है और अग्र चवर्णक उससे थोड़ा आगे लगा रहता है, इसीलिए चवर्णक के पहले जो होता है उसमें अग्र चवर्णक लगा दिया जाता है, इसलिए उसको हम अग्र चवर्णक बोलते हैं। और पीछे वाले दांत को जो चौहड़ होते हैं उन्हें चवर्णक बोलते हैं, जो भोजन को पीसने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, 4 चवर्णक दांत लगभग 18 से 28 साल के बीच निकलते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो 4 चवर्णक दांत लगभग 18 से 28 साल के बीच निकलते हैं, जिन्हें बुद्धि दांत या अक्ल दांत के नाम से भी जाना जाता है। इस दांत को किस नाम से, बुद्धि दंत या अकल दंत के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दांत का एनामिल भाग शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांत का जो सबसे बाहरी भाग होता है ना वह सबसे कठोर होता है। इस भाग का क्या नाम है, एनामिल। दांत का सबसे बाहरी यानी सबसे कठोर भाग जो होता है उसका क्या होता है, एनामिल, जो सबसे कठोर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।